बच्चों, आपका लाल बहादुर शैक्षणिक संस्थान में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। प्रकृति में कुछ घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं को हमें देखना है किस प्रकार की हैं। हम ये देखते हैं कि पदार्थ का एक गुण होता है कि वह दूसरे पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस गुण को हम लोग बोलते हैं, उस शीश वाले गुण को गुरुत्वाकर्षण बल। वो हमेशा आकर्षण का ही बल होता है। न्यूटन ने हमको ये प्रयोग करके सिद्ध भी किया। इसके पश्चात हम क्या देखते हैं कि जब हम किसी वस्तु को, उपयुक्त वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ में रगड़ते हैं तो वह छोटे छोटे वस्तुओं को, छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो पदार्थ के पास एक यह नया गुण आया गया और इस वाले गुण को हम कहते हैं वैद्युत आवेश। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि दो उपयुक्त पदार्थों को आपस में रगड़ने से वे दूसरी वस्तुओं को, दूसरी हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ के इस गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। ये वैद्युत आवेश की परिभाषा है। इसके पश्चात हमने क्या किया, बहुत सारे प्रयोग किए। प्रयोग क्या किया, हमने कांच की छड़ ली, उसे रेशम से रगड़ा। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने के पश्चात क्या करते हैं, इन छड़ों को किसी आधार से लटकाते हैं। जब हम इसे किसी आधार से लटकाते हैं तो देखते हैं कि ये दोनों छड़ एक दूसरे को धकेलते हैं, अर्थात ये दोनों प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। तो हमारे लिए आश्चर्य था। सबसे पहले हमने ये देखा कि जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं किसी दूसरी वस्तु से, तो वे छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके पश्चात क्या हुआ कि हमको ये देखने को मिला कि जो हमने दो कांच की छड़ों को रेशम से रगड़ा तो हमें देखने को मिला कि ये दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमने क्या किया, एबोनाइट की छड़ को लिया, फिर उसे किससे रगड़ा, हमने बिल्ली की खाल से। तो हम क्या देखते हैं कि इन दोनों को भी यदि किसी आधार से लटकाया जाए तो ये दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो पहले हमें क्या देखने को मिला कि ये आवेश से एक दूसरे आकर्षित कर रहे थे, किसी वस्तु को आवेशित कर रहे तो कागज़ के छोटे टुकड़े को आकर्षित कर रहा था। लेकिन अब की बार क्या हुआ, दो छड़ें हमने लिया कांच के और रेशम से रगड़ा, दोनों दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर हमने दो छड़ें एबोनाइट के लिए बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो क्या होता है कि दोनों दूसरे को फिर से प्रतिकर्षित करते हैं। इस तरह से पहले हमने देखा कि आवेश का एक गुण था कि वे आकर्षण का बल लगाते थे। फिर दोबारा हमने जब एक्सपेरिमेंट किया, दूसरे प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया, तो हमने क्या देखा कि पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये प्रतिकर्षण का भी बल लगाते हैं। यानी कि आवेश आकर्षण का भी बल लगा रहा है और प्रतिकर्षण का भी बल लगाता है। तो दोनों प्रकार के बल ये आवेश लगाते हैं। अब क्या है, फिर हमने तीसरा प्रयोग किया। तीसरा प्रयोग में क्या हुआ, हमने क्या किया कि इस तीसरे प्रयोग में हमने एक कांच की छड़ लिया, उसे रेशम से रगड़ा, और एक एबोनाइट की छड़ ली और हमने किससे रगड़ा, बिल्ली की खाल से रगड़ा। तो हम क्या देखते हैं कि अब की बार ये कांच का छड़ एबोनाइट की छड़ को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, पहले प्रतिकर्षण दिखाई दिया, अब क्या दिखाई दे रहा है, फिर से आकर्षण दिखाई दे रहा है। अब जरा देखिए यहाँ पर, पहले बार में यहाँ जब दो छड़ को रेशम से रगड़ा गया तो वो समान प्रकार से आवेशित हुआ होगा, एक प्रकार से आवेशित हुआ। अब भी क्या हुआ, जब हमने इसको एबोनाइट की दो छड़ें ली और किससे रगड़ा, रेशम से रगड़ा, तो यह भी एक प्रकार से आवेशित हुआ होगा, ठीक है। और ये दोनों जब समान प्रकार से आवेशित हुए हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं, और ये भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ढकेल रहे हैं। लेकिन जब हम कांच और एबोनाइट की छड़ को लेते हैं तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस प्रयोग से क्या सिद्ध हो रहा है कि वस्तुओं पर जो आवेश आ रहा है वो कितने प्रकार का हो सकता है। तो आवेश कितने प्रकार का हो सकता है, दो। एक तो आवेश जो इस प्रकार से आया हुआ है और एक आवेश जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ भी समान प्रकार से आवेशित हुए थे, यहाँ भी समान प्रकार से आवेशित हुए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आकर्षण का बल है। इसका मतलब क्या है, दोनों पर आवेश कैसे हैं, समान प्रकार के नहीं हैं। तो यानी कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के आवेश होते हैं। तो दो प्रकार के आवेश जो होते हैं वो कौन से दो प्रकार के आवेश होते हैं, तो इसके लिए हमको इतना पता चल गया प्रयोग से।
पहले की बात मैं कर रहा हूँ कि इस तरह से हमको पता चला कि प्रकृति में कितने तरह के आवेश होते हैं, 2 प्रकार के, और ये पदार्थ का ही एक गुण है, 2 प्रकार के आवेश होते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक का नाम क्या है? बेंजामिन बच्चों, ये अमेरिकन वैज्ञानिक है, इनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो उन्होंने ये जो 2 प्रकार के आवेश यहाँ पर पाए गए, 2 प्रकार के आवेशों का उन्होंने नाम रखा, एक का नाम रखा धनावेश और एक का नाम रखा ऋणावेश। एक नाम दिया उन्होंने धन आवेश और एक का नाम दिया ऋण आवेश। अब ये नाम हमारे लिए दिखा, ये तो गणित का चिन्ह है, एक धन आवेश और एक ऋणावेश। धन को हम लोग जो है ऐसे दिखाते हैं और इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो ये धन और ऋण जो कि गणित के चिन्ह हैं, ये क्यों दिए गए, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। कुछ विचार करके उन्होंने इस आवेश का नाम दिया धन और ऋण। 2 प्रकार के आवेश होते हैं, परंतु उनमें से एक का नाम धन रखा गया और दूसरे का नाम ऋण रखा गया। जरा देखिए क्यों धन और ऋण आवेश उसके नाम रखे गए, उसका रीजन क्या है। तो हमको इतना पता था, प्रयोग किया, हमें पता चला कि इस पर भी समान प्रकार के आवेश होंगे और इस पर भी समान प्रकार के आवेश होंगे, लेकिन इन दोनों पर कैसे आवेश होंगे, विपरीत प्रकार के आवेश होंगे। तो जब रगड़ते हैं तो वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, ठीक है, जब रगड़ा जाता है तो आवेशित हो जाती हैं। इसके पश्चात अगर इन दोनों क्षणों को जो कि आकर्षित कर रहे हैं, यदि इनको हम स्पर्श करा दें और फिर आधार से लटकाएं तो फिर एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। क्या हुआ, जब हम इनको स्पर्श करा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये आकर्षित नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि पदार्थ का वो अलग गुण नहीं है, जो गुण था जिसके नाते वे आकर्षित करते थे वो गुण उसके पास में नहीं है। अभी यहाँ पर ये गुण है, अभी यहाँ पर ये गुण है, जब ये खींच रहे हैं तब ये गुण है, लेकिन जब स्पर्श करते हैं तब ये गुण नहीं है। यानी कि जो आवेश था वो आवेश अब नहीं है, शून्य हो गया। पहले आवेश था, अब आवेश नहीं है। तो आवेश शून्य कब हो सकता है? तो इसके लिए हम गणित के नियमों पर जाते हैं, गणित का सहारा हमको लेना पड़ता है। शून्य तब होता है जब एक चीज़ धनात्मक हो और दूसरी चीज़ ऋणात्मक हो, लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक कैसे हो, आपस में बराबर हो। जैसे ये +10 हो और ये कितना हो, -10 हो। अगर इनको हम जोड़ दें +10 और -10 तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसी आधार पर आवेश का नाम रखा धनावेश और ऋणावेश। तो प्रकृति में जो आवेश 2 तरह के, वो कौन कौन से बच्चों, धनावेश और ऋणावेश। ये नाम किसने रखा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखा। इस तरह से हमारे पास 2 आवेश प्रकृति में आ गए। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? हम ये सब जानते हैं कि कोई भी पदार्थ प्रकृति का हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई भी हो, हर एक पदार्थ परमाणुओं से ही मिलकर के बना हुआ है। और परमाणु के बारे में हम जानते हैं अच्छी तरह से। परमाणु में क्या होता है कि परमाणु में जो है नाभिक होता है और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉनों पर धन का आवेश होता है, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनों पर ऋण का आवेश होता है। और जो नाभिक के बाहर वाला क्षेत्र, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और नाभिक के अंदर वाले क्षेत्र में कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। बड़ी दृढ़ता से एक दूसरे से बंधे रहते हैं, वे कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनों के साथ ये बाध्यता नहीं होती है, वे आ जा सकते हैं। तो क्या होता है, जब हमने कांच की छड़नी और किससे रगड़ा, रेशम से रगड़ा, तो इस सिद्धांत के अनुसार जरा देखें आप, अगर ये मान लीजिए नाभिक और इसमें धन का आवेश पाया जा रहा है और ये नाभिक के बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉनों पर क्या पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है। जितना ऋण आवेश कुल होता है उतना ही धन आवेश कुल कहाँ पर होता है, नाभिक में होता है। जितना धन ऋण आवेश होगा उतना ही धन आवेश होगा। और इसी के जो है हमको पता है, अगर ये ऋण है, ये धन और ये ऋण है, तो एक आकर्षण का बल इसमें रहेगा, जैसा कि आपने अभी देखा।
तो इसके नाते से क्या होगा, ये नाभिक से बंधे रहते हैं और ये बंधने की जो प्रवृत्ति होती है, कुछ पदार्थों में ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे हुए हैं, और कुछ पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से कम दृढ़ता से बंधे हुए हैं। जिनमें नाभिक से कम दृढ़ता से बंधे हुए हैं उनका इलेक्ट्रॉनों का निकलना आसान है, और जिनमें नाभिक से ज़्यादा दृढ़ता से बंधे हुए उसमें इलेक्ट्रॉनों का निकलना कठिन है। तो जब हम इन वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ से क्या होता है कि एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाकर के फंस जाता है, ऐसा एक का दूसरे में फंस जाता है, और जब खींच के लाते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाता है। ऐसा होने से क्या होता है, एक का इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और दूसरे में चला जाता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा आवेश रहेगा, ऋण आवेश होता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसके पास ऋण आवेश आ जाएगा अतिरिक्त, ठीक है। और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। अब जरा देखिए, जब हम लोग कांच की छड़ को रगड़े थे इससे, तो कांच की छड़ पर क्या होता है, इस तरह से धन का आवेश आ जाता है, और रेशम पर क्या होता है, इस तरह से ऋण का आवेश आ जाता है। तो रगड़ने पर क्या होता है, रगड़ने से क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन निकल कर किस में चला जाता है, इसमें चला जाता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कम दृढ़ता से बंधा हुआ होगा, जिसके नाते से इलेक्ट्रॉन निकला और कहाँ पहुँच गया, इसमें पहुँच गया। जब इलेक्ट्रॉन इसमें पहुँच जाएगा तो इस पर कैसा आवेश आएगा, ऋण का आवेश आएगा, और इस पर कैसा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे अभी आपने देखा है, मान लीजिए कि यहाँ पर 10 धन आवेश है और यहाँ पर क्या है 10 का ऋण आवेश है। इलेक्ट्रॉनों पर कैसा आवेश होगा, ऋण, और नाभिक पर जो प्रोटॉन है उस पर कैसा आवेश होगा, धन आवेश होगा। अगर इस 10 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 10 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो निकलने के बाद यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 10 में से एक निकल गया तो कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 9। तो उस पर कितना आवेश रह जाएगा, ऋण का 9 रह जाएगा। लेकिन यहाँ से तो कोई नहीं गया। अगर यहाँ से कोई नहीं गया तो ना जाने के कारण से अब अगर आप जोड़ें तो यहाँ पर देखिए 10 है प्लस में, और अगर आप जोड़ रहे हैं इसको ये -9 है। अब कितना आता है जोड़ने पर, 10 में -9 जोड़िए तो आ जाएगा आपका प्लस में 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है अगर किसी से तो उस पर एक क्या आएगा, प्लस का आवेश। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो प्लस का आवेश। इसी तरह से जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा सेम ऐसा किसी में चला जाएगा तो उसमें जितना जाएगा उसमें जो है माइनस का उतना आवेश और आ जाएगा, क्योंकि कैसा आवेश बढ़ रहा है उसमें, ऋण अतिरिक्त जा रहा है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर कैसा आवेश आ जाता है, धन का, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर ऋण का आवेश आ जाता है। इसी तरह से अगर इसमें से मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए हों तो इस पर 4 कैसा आवेश आ जाएगा, धन का, और इस पर 4 ऋण का। इसी तरह से जब हम इसको इससे रगड़ते हैं तो जब इसको इससे रगड़ते हैं तो इस पर ऋण का आवेश आ जाता है, और इस वाले पदार्थ पर कैसा आवेश आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ चला जा रहा है, एबोनाइट पे चला जा रहा है। इस नाते एबोनाइट पर कैसा आवेश आ जा रहा है, ऋण का आवेश आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से क्या होता है, किसी वस्तु पर धन का आवेश आता है और किसी वस्तु पर ऋण का आवेश आता है। तो आवेशन जो हो रहा है वो केवल किसके नाते होता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। तो वैद्युत आवेश की एक परिभाषा दूसरी भी दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। कि अगर इससे इस पे गया है तो इस पर ऋण आवेश कहेंगे, और अगर इसमें से निकला हुआ तो इस पर कौन सा आवेश कहेंगे, धनावेश कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है वैद्युत आवेश का। तो इस तरह से हमने देखा कि आवेशन के होने का कारण क्या है। आवेशन के होने का कारण अभी तक जो हमने देखा वो घर्षण है। क्या है, घर्षण। अब अगर हम, ये हमारे बाल हैं, अगर इस पर तेल लगा हुआ है और एक उपयुक्त पदार्थ हम कंघी ले रहे हैं और उससे रगड़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि छोटी वस्तुओं को ये कम आकर्षित कर पा रहा है उस समय जब इस पर क्या लगा हुआ है, तेल लगा हुआ है। और जब इस पर तेल नहीं लगा हुआ है उस समय रगड़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि वस्तुओं को ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब क्या है, घर्षण कब ज़्यादा होता है, जब कोई सतह खुरदरी होती है तब घर्षण ज़्यादा होता है, और जब चिकनी होती है तो घर्षण कम होता है। यानी कि चिकनाहट आने से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कम हो पाता है, और जितना ही ज़्यादा खुरदरापन होगा घर्षण उतना ही ज़्यादा होगा, और इसका मतलब स्थानांतरण उतना ही ज़्यादा होगा, इसका मतलब आवेशन उतना ही अधिक होगा।
तो रगड़ने से इसमें आवेशन हुआ, और अगर विपरीत आवेशी वस्तुओं को हम लोग स्पर्श करा देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, निरावेशन, उसे कहते हैं निरावेशन। तो आवेश आता है और आवेश चला जाता है। जब आवेश आता है तो वो बल लगाता है, और जब आवेश नहीं होता है तो बल नहीं लगाता है। और जब आवेश होता नहीं है तब उस वस्तु को कहते हैं वैद्युत उदासीन वस्तु। आपने पढ़ा है कि परमाणु सदैव कैसा होता है, वैद्युत उदासीन होता है। रीजन यही है कि जितने उसमें माइनस प्लस होते हैं यहाँ पे, उतने ही यहाँ पर माइनस होते हैं। इस नाते टोटल आवेश, नेट आवेश जो है अगर हम जोड़ देते हैं तो उसका शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको देखने को मिलता है कि आवेशन किस प्रकार से हो रहा है। तो दो चीज़ें ये भी जान लीजिए कि एक आवेशन होता है और एक क्या होता है, निरावेशन। जब रगड़ते हैं तो आवेशन, और जब विपरीत आवेशित वस्तुओं का स्पर्श करा देते हैं तो क्या हो जाता है, निरावेशन। ठीक है, इसके पश्चात मूल आवेश। ठीक है, मूल आवेश क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज देखिए क्या होता है कि जब किसी वस्तु का आवेशन होता है यानी कि उसको रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में जाते हैं। इसके नाते किसी पर प्लस आता है और किसी पर माइनस का आवेश आता है। तो जब वस्तुओं का आवेशन होता है तो वह आवेशन एक निश्चित मात्रा, एक न्यूनतम निश्चित मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। किसी वस्तु पर जब आवेशन होता है, जब आवेश आते हैं तो एक न्यूनतम मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में आता है आवेश। उस न्यूनतम मात्रा को, आवेश की उसी न्यूनतम मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। तो आवेश की जो न्यूनतम मात्रा होती है हम लोग उसको किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। आवेश की न्यूनतम मात्रा क्या होती है, ई। इस तरह से अगर किसी वस्तु पर सपोज करो एक आवेश आ रहा है तो उसको कितना लिखा जाएगा, 1E। इसी तरह से अगर वो और आवेशित हो रहा है, हमको पता है हम और रगड़ेंगे तो उसका आवेशन और होगा, और जब आवेश आएंगे तो हो सकता है कितना आ जाए, 2E आ जाए। और अगर आवेशन हो रहा है कितना आएगा, 3E। अर्थात आवेशन का परिमाण अगर बढ़ता है तो किस फॉर्म में बढ़ता है, आवेश की न्यूनतम मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में। तो न्यूनतम मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में इस तरह से इसका आवेशन होता है। इस तरह से ऐसे हो रहा है, तक ऐसे आवेशन होता हुआ चला। और ये जो न्यूनतम आवेश की मात्रा है, इसी न्यूनतम आवेश की मात्रा का नाम हमने क्या रखा, मूल आवेश। और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब आवेश है, इसके पास कुछ मात्रा है जिसका एक मात्रक हमको रखना पड़ेगा। उसका मात्रक हमने रखा कूलाम। क्या रखा गया, कूलाम। तो इस न्यूनतम जो मात्रा होती है इसका मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसी के पूर्ण गुणज के रूप में। अब इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते बार बार तो किस रूप में लिखेंगे, ई के रूप में लिखेंगे। इसका पूर्ण गुणज का मतलब इस तरह से होता है, ना कि आप ये सोचिएगा E/2 के रूप में। किसी वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश की मात्रा हो सकती है वो E/2 के रूप में नहीं हो सकती है, या हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि 3E/2 के रूप में। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि इसका मान भिन्नात्मक